इस कहानी की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। उस रात विश्वास बेहद डरा हुआ था, क्योंकि पिछले 12 सालों से वो इस शमशान घाट पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। पर इससे पहले उसे इस तरह का अनुभव कभी नहीं आया था। कुछ देर तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि यह शायद उसका कोई भ्रम है। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 का समय था। अचानक शमशान का गेट खुलने की आवाज आती है और सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई देती है। उस पल तो उसकी मानो जान ही गले में अटक जाती है। डर से उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो जोर से चिल्लाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन सुबह जब वो ये बात अपने बड़े भाई रघु को बताता है, तब रघु हंसते हुए विश्वास से कहता है विश्वास, ये भूत प्रेत ना केवल कहानियों में होते हैं, हमारे असली जिंदगी में नहीं। तुम्हें नजरों का धोखा हुआ है, तुम्हें अच्छी नींद की जरूरत है और कुछ नहीं। रघु की सलाह मानकर विश्वास उस दिन अच्छी नींद लेता है और फिर से रात को अपनी नाइट ड्यूटी पर चला जाता है। कुछ घंटे ज्यादा सोने की वजह से उस रात विश्वास बेहद फ्रेश फील करता है। तब उसे भी लग रहा था कि जो उसने कल रात अपनी आंखों से देखा वो सच में उसका कोई भ्रम था। इसीलिए अपने अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वो पूरे शमशान के 3 चक्कर लगाने का फैसला करता है। पहले 3 चक्कर लगाने के बाद अब धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस लौटने लगता है और वो अब अपना चौथा चक्कर पूरा करने वाला होता है कि अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो झटके से पीछे देखता है और आवाज की दिशा में टॉर्च मारता है। अब जो उसके सामने होता है उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी सांसें फूलने लगती है। उसे फिर से वही औरत नजर आती है जिसे उसने कल रात भी देखा था। अब वो औरत भी विश्वास को घूरने लगती है। अपनी आंखें पोंछते हुए वो उसे कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं मर चुकी हूं, पर मैं जानती हूं तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार है। उस औरत की ये बात सुनकर विश्वास को बेहद बड़ा झटका लगता है और वो वहां से भाग जाता है। पर दूसरी सुबह विश्वास रघु से इस बारे में बात तक नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है रघु इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा। पूरा दिन विश्वास के जहन में उसी औरत का चेहरा घूमते रहता है। उसे पता नहीं होता कि शमशान के उस भूत का सामना करे तो आखिर करे कैसे। जैसे जैसे रात को ड्यूटी पर जाने का समय नजदीक आता है, विश्वास की धड़कनें तेज होने लगती है। वो आखिरकार अपने भाई से इस बारे में बात कर ही लेता है। रघु अपने छोटे भाई की बातों को इस बार बड़े ध्यान से सुनता है और इस बार वो खुद विश्वास के साथ शमशान जाने का फैसला करता है। वो अपने कुछ दोस्तों को भी फोन लगाता है। तब उसके 3 दोस्त भी उसके साथ शमशान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात को ठीक 11 बजे रघु और उसके 3 दोस्त विश्वास के साथ शमशान जाते हैं और पूरा शमशान घूमते हैं, पर उन्हें कहीं पर भी वो सफेद साड़ी वाली औरत नजर नहीं आती। पूरा 1 घंटा सब जगह ढूंढने के बाद आखिरकार रात 12 बजे सब लोग थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और विश्वास को समझाने लगते हैं कि उसे पिछले 2 रातों से जरूर कोई भ्रम हो रहा है। उसे किसी साइकेट्रिस्ट से इस बारे में बात करनी चाहिए। पर तभी अचानक सभी को गेट की आवाज सुनाई देती है और सब लोग झटके से उस दिशा में देखते हैं। आगे का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एक सफेद साड़ी पहने हुई औरत शमशान के अंदर आते हुए उन्हें दिखाई देती है। वो ठीक वैसी ही होती है जैसा विश्वास ने सबको बताया था। हवा में उड़ते हुए उसके लंबे बाल, आंखें मानो जैसे पिछले कई रातों से वो सोई ही ना हो।
और शरीर का सारा मांस हड्डियों से चिपका हुआ। वो किसी लाश की तरह दिखाई देती है। कुछ देर तो रघु और उसके दोस्तों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, पर सब एक साथ होने की वजह से वो खुद को संभाल लेते हैं। एक दूसरे को देखते हुए उस औरत के पास जाने का इशारा करते हैं। विश्वास, रघु और उसके 3 दोस्त अब उस औरत के और नजदीक जाते हैं। सब बेहद डरे हुए होते हैं। अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है उसका उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं होता। अब वो सारे उस औरत के बेहद पास आ चुके होते हैं। अब भागने का कोई रास्ता उनके पास नहीं होता। वो सब उसे बड़े ध्यान से देखते हैं। वो औरत भी उन्हें बड़े अजीब ढंग से देखते हुए कहती है, क्या तुम सब लोग मुझसे मिलने आए हो? हाँ बिल्कुल। इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आती हो? रघु निडर होकर उस औरत से सवाल पूछता है। अब मरने के बाद कोई शमशान नहीं तो और कहाँ आएगा? वो औरत रघु के आंख से आंख मिलाते हुए कहती है। उस औरत की वो बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग बेहद डर जाते हैं। यहाँ तक कि निडर रघु की आवाज भी अब कांपने लगती है। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर फिर से उस औरत से सवाल पूछता है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? अब वो सफेद साड़ी वाली औरत फिर से सभी की ओर बड़े ध्यान से देखती है और कहती है, मतलब मैं मर चुकी हूँ आज से 2 महीने पहले, पर अब तक मेरे परिवार वालों ने अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मैंने उन्हें समझाया पर वो माने ही नहीं, इसीलिए मैं बेहद दुखी हूँ। मरने के बाद भी रोज फूट फूट कर रोती हूँ। क्या तुम मेरे परिवार वालों से इस बारे में बात करोगे? मैं जब जिंदा थी तब मेरा नाम चेतना द्विवेदी था। इस शहर के गांधीनगर में मेरा घर है, वहाँ आपको जाना होगा, उन्हें समझाना होगा, वरना मेरी लाश इसी तरह इस शमशान में आकर अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करती रहेगी, समझे? उस औरत की वो बातें सुनकर बाकी सभी लोग तो डर जाते हैं, पर रघु को अंदाजा हो जाता है कि ये कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि कोई मानसिक रोगी है। इसीलिए अब रघु चैन की सांस लेता है और वो उस औरत के पास जाकर बैठता है और उसे भी बैठने के लिए कहता है। थोड़ी देर वो उसके साथ बातें करता है और उसकी पूरी कहानी सुनकर समझने की कोशिश करता है। फिर वो विश्वास को कुछ इशारा करता है। विश्वास बाजू में जाकर पुलिस को फोन लगाता है और थोड़े ही समय में वहां पुलिस आ जाती है। वो उस औरत को लेकर जाती है। दूसरे दिन जब विश्वास और रघु उस औरत को मिलने अस्पताल जाते हैं तब पुलिस उन्हें बताती है कि चेतना आज से करीब 1.5 महीने पहले लापता हो चुकी थी। उसके पति और उसके बेटे ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, पर गुम होने से पहले वो कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। वो बार बार अपने पति और बेटे को समझाने की कोशिश करती कि वो मर चुकी है और अब उन्हें उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तब उसके पति और बेटे को लगा कि शायद किसी मानसिक तनाव के कारण वो ये सब कुछ बोल रही थी, पर जब चेतना का पागलपन हद से ज्यादा बढ़ने लगा तब उन्हें लगा शायद उस पर कोई शैतानी आत्मा हावी हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने उसे घर के एक कमरे में बंद कर लिया और एक दिन चेतना वहां से भी भाग गई। शायद वो शैतानी आत्मा उससे वो सब कुछ करवा रही है, ये उसके घर वालों का मानना होता है। चेतना की पूरी कहानी सुनने के बाद विश्वास और रघु को बेहद आश्चर्य होता है। कोई इंसान खुद के ही शरीर को लाश कैसे मान सकता है, ये दोनों के समझ से परे होता है। अब इस विषय में रघु की जिज्ञासा बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे चेतना पर हावी हुए शैतानी आत्मा वाली कहानी पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता। इसीलिए वो एक दिन चेतना के डॉक्टर से मिलने जाता है। तब डॉक्टर उसे चेतना के केस के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं।
डॉक्टर बताते हैं कि चेतना को कोटराट सिंड्रोम नामक एक बड़ी ही दुर्लभ मानसिक बीमारी है, जिसमें मरीज खुद को मरा हुआ समझता है या फिर उसे लगता है कि उसके कुछ बॉडी पार्ट्स मिसिंग है और उसकी वजह है उसके ब्रेन में आया हुआ एक ग्लिच। दरअसल हमारे ब्रेन के कई हिस्से होते हैं, जिसमें से एक हिस्से का काम होता है इंफॉर्मेशन रिसीव करना और दूसरे हिस्से का काम होता है उसी इंफॉर्मेशन से इमोशंस पैदा करना। जब इन दोनों हिस्सों में तालमेल टूट जाता है तब मरीज को बॉडी पार्ट्स दिखाई तो देते हैं पर उसका एहसास नहीं होता। इसीलिए इंसान खुद को एक लाश समझने लगता है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने शरीर की चिंता करना भी छोड़ देता है। वो कई दिनों तक खाना नहीं खाता। उसे लगने लगता है कि उसका शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। अगर उस पर जरा सा भी पानी पड़ा तो वो नमक की तरह पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा। डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद रघु को कोटराट सिंड्रोम नामक उस अजीब बीमारी की जानकारी मिली और उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसानी मस्तिष्क कितना रहस्यमय है। उसने ये बात विश्वास को भी बताई और उसे समझाया कि भूत प्रेत किसी शमशान में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में ही मौजूद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा।